यह कहानी है दो अजनबियों की जिनकी एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात उन्हें एक खतरनाक जर्नी पर ले जाती है। एक तरफ एक जासूस है जो दुनिया को विनाश से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है और दूसरी तरफ एक साधारण किसान है जो अपने प्यार की रक्षा करते हुए अनजाने में इस जानलेवा खेल में फंस जाता है। तो कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन डीसी से, जहां हम सैडी नाम की एक लड़की को अपनी कार चलाते हुए देखते हैं। वह बहुत परेशान लग रही है। तभी उसे डॉग क्लॉडिया का फोन आता है। क्लॉडिया उससे पूछती है, तुम उस लड़की की मौत से इतनी परेशान क्यों हो? सैडी जवाब देती है, वह लड़की हमारे विभाग में बिल्कुल मेरी जैसी थी। उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह वही काम कर रही थी जो मैं करती हूँ। क्लॉडिया उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान दो। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। जल्द ही हमें पता चलेगा कि सैडी असल में क्या काम करती है। इसके बाद सीन एक मार्केट में शिफ्ट होता है जहां कोल नाम का एक लड़का अपने स्टॉल पर पौधे बेच रहा है, लेकिन आज वह थोड़ा उदास लग रहा है क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है। तभी एडन नाम की एक महिला जो पास में ही एक स्टॉल चलाती है कोल से बात करने लगती है। वह उससे कहती है, तुम्हें जरूर कोई नई लड़की मिलेगी, अतीत को भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। फिर वह कोल से कहती है कि थोड़ी देर के लिए उसका स्टॉल संभाल ले और चली जाती है। इसी बीच सैडी मार्केट में आती है और एडन के स्टॉल पर एक पौधे को देखती है। उसे वह पसंद आता है और जैसे ही वह उसे उठाती है कोल आता है और कहता है, यह पौधा बहुत सुंदर है, लेकिन तुम घर पर कितना समय बिताती हो? सैडी जवाब देती है, कभी कभी मैं महीनों तक बाहर रहती हूँ। ये सुनकर कोल सिर हिलाता है और कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें यह पौधा नहीं बेच सकता। अगर इसे रोज पानी नहीं मिला तो यह जल्दी मुरझा जाएगा और मैं नहीं चाहता कि यह सुंदर पौधा ऐसे मर जाए। थोड़ी हैरान सैडी कहती है, लेकिन मुझे यह पौधा चाहिए। कोल फिर मना कर देता है और कहता है, तुम्हें एक प्लास्टिक का पौधा या कैक्टस खरीदना चाहिए, वह तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। उसी समय एडन वापस आती है और उनकी बहस सुनती है। बिना किसी झिझक के वह सैडी को $10 में पौधा बेच देती है। जैसे ही सैडी पौधा लेकर जाती है कोल एडन से कहता है, तुम्हें उसे यह नहीं बेचना चाहिए था, वह इसे मार देगी। एडन हंसते हुए कहती है, तुम अभी भी पौधे की चिंता कर रहे हो। तुम्हारे सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और तुम उसे इम्प्रेस करने की बजाय उससे बहस कर रहे थे। अभी भी देर नहीं हुई, जाओ उसे कॉफी के लिए पूछो। एडन की बातों से प्रेरित होकर कोल जल्दी से सैडी की कार की तरफ भागता है और पूछता है, क्या हम कॉफी के लिए चल सकते हैं? सैडी थोड़ा हैरान होकर उसे देखती है। अभी हम बहस कर रहे थे और अब तुम मुझे कॉफी के लिए पूछ रहे हो। कोल को अपनी बात अजीब लगती है और वह कहता है, माफ करना, और जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले ही सैडी उसे रोकती है और कहती है, अगर सिर्फ कॉफी है तो हम जा सकते हैं। कोल का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वह सैडी की कार में बैठ जाता है। अगले सीन में वे शहर में घूमते हुए कॉफी पी रहे होते हैं। वे अलग अलग जगहों पर जाते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। सैडी कहती है, मैं एक इंटरनेशनल आर्ट डीलर हूँ। जैसे ही मुझे कॉल आता है मुझे अलग अलग देशों में जाना पड़ता है और वहाँ की कला को एक्सप्लोर करना पड़ता है। कोल जवाब देता है, खेती मेरा जुनून है, लेकिन मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ कि पौधों और पेड़ों की देखभाल कैसे करें और इंसान हर दिन प्रकृति को कैसे नष्ट कर रहे हैं। इस तरह वे पूरा दिन साथ बिताते हैं और रात तक वे एक बार में पहुंच जाते हैं। सैडी गाना शुरू करती है और कोल को भी साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वह शर्माता है। फिर भी वे रात का आनंद लेते हैं। एक समय पर कोल पूछता है, तुम किस तरह का जीवन साथी चाहती हो? सैडी मुस्कुराती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर कैक्टस की तरह हो, ऐसा इंसान जो लंबे समय तक बिना पानी के भी जीवित रह सके। मैं बहुत यात्रा करती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे अच्छी तरह समझे। अगर हमारे बीच दूरी भी हो तो वह इतना मजबूत हो कि वह कमिटेड रहे, ताकि हमारे बीच कोई समस्या ना आए। जैसे जैसे वे बात करते रहते हैं वे एक दूसरे के साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और जल्द ही वे एक दूसरे को किस करते हैं। वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं, साथ में खूबसूरत पल बिताते हैं। जैसे ही सूरज उगता है कोल सैडी को उसके घर छोड़ने जाता है। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्होंने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। सैडी अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह फिर से दरवाजा खोलती है और इस बार दोनों पूरी तरह उस पल में खो जाते हैं। इसके बाद कोल बेहद खुश महसूस करते हुए अपने घर लौटता है। जैसे ही वह पहुंचता है वह उत्साह से अपनी माँ और पिताजी को सब कुछ बताने लगता है। चमकती हुई मुस्कान के साथ वह कहता है, मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार वह लड़की मिल गई है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था। यह सुनकर कोल की बहन मैडी व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब देती है, देखते हैं ये कब तक चलता है। ये लड़की भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी जैसे पिछली वाली चली गई थी। तुम बहुत ज्यादा पजेसिव और क्लिंगी हो और इसी वजह से तुम्हारी पिछली गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन कोल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। समय
बीतने लगता है और अपने फार्म पर काम करते हुए कोल हर दिन सैडी को मैसेज करता रहता है। हालांकि 3 या 4 दिन बीत जाने के बाद भी उसे उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। इससे वह थोड़ा बेचैन महसूस करने लगता है। जैसे ही कोल अपने फार्म पर काम करता रहता है, अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसका अस्थमा इनहेलर गायब है। तभी उसे याद आता है पिछली बार जब वे मिले थे उसने अपना इनहेलर सैडी के पर्स में रख दिया था। किस्मत से कोल ने अपने इनहेलर में एक ट्रैकर लगा रखा था ताकि अगर वह कभी खो जाए तो उसे ढूंढ सके। बिना समय बर्बाद किए वह उसकी लोकेशन ट्रैक करने लगता है। जैसे ही वह चेक करता है, वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि सैडी इस समय लंदन में है। यह देखकर कोल सोचने लगता है शायद मैं उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन फिर वह एक पक्का फैसला करता है। वह लंदन जाएगा और उसे हर हाल में ढूंढेगा। उसकी माँ और पिताजी भी उसके इस फैसले का समर्थन करते हैं। अगले दिन कोल लंदन पहुंचता है। ट्रैकर का इस्तेमाल करते हुए वह सैडी की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह एक सड़क से गुजर रहा होता है, कुछ अनपेक्षित हो जाता है। अचानक कुछ लोग कहीं से प्रकट होते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। वे जल्दी से उसे एक कार में डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब कोल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। एक आदमी उसके सामने खड़ा होता है और उसे टैक्समैन कहकर बुलाता है। कोल इधर उधर देखता है और वहाँ कई और लोगों को मौजूद पाता है। उसे यह भी एहसास होता है कि उसे एक लैब के अंदर बंद किया गया है जहाँ कुछ बेहद खतरनाक कीड़े रखे गए हैं। इन कीड़ों का इस्तेमाल लोगों को यातना देने के लिए किया जाता है ताकि उनसे राज उगलवाए जा सके। यह देखकर कोल डर जाता है। वह तुरंत खुद को समझाने की कोशिश करता है। तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं सिर्फ एक साधारण किसान हूँ। लेकिन वह आदमी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और सोचता है कि कोल झूठ बोल रहा है। उसकी परीक्षा लेने के लिए वे एक घातक कीड़ा लेकर आते हैं। वह आदमी समझाता है इस कीड़े का एक काट और तुम कुछ ही मिनटों में मर जाओगे। वे उस कीड़े को कोल के पास ले जाते हैं ताकि वह उसे काट सके। जैसे ही कोल सबसे बुरे के लिए तैयार होता है, तभी कुछ चौंकाने वाला होता है। एक तेज आवाज सुनाई देती है और अचानक एक महिला दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है। कुछ ही पलों में वह कमरे में मौजूद सभी लोगों पर जबरदस्त तेजी और सटीकता के साथ हमला करने लगती है। कोल पूरी तरह हैरान होकर देखता है और फिर उसे एहसास होता है यह सैडी है। वह उसे एक बंदूक देती है और तैयार रहने को कहती है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, और भी दुश्मन आ जाते हैं और उन पर गोली चलाने लगते हैं। कोल और सैडी तुरंत एक मेज के पीछे छिप जाते हैं। फिर बिना देर किए सैडी बाहर कूदती है और गोली चलाना शुरू कर देती है। वह हर दुश्मन को घातक सटीकता के साथ खत्म कर देती है। जब लड़ाई खत्म होती है तो कोल अब भी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और पूछता है तुम कौन हो सैडी? आखिरकार सच बताती है मैं एक CIA एजेंट हूँ। इसके बाद दोनों जल्दी से लैब से बाहर निकलते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आसपास देखते हुए वे जल्दी समझ जाते हैं कि यह जगह पाकिस्तान में है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, सैनिकों का एक बड़ा समूह वहां पहुंच जाता है और तुरंत उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। कोई और रास्ता न देखकर सैडी और कोल गोलियों से बचने के लिए तेजी से भागने लगते हैं। कुछ दूरी तक भागने के बाद उन्हें एक बस उनकी तरफ आती दिखाई देती है। बिना समय गंवाए वह आगे बढ़ती है, बस को रोकती है और ड्राइवर पर बंदूक तान देती है। यह देखकर सभी यात्री डर जाते हैं और जल्दी से बस से उतर जाते हैं। बिना झिझक दोनों कोल और सैडी बस के अंदर कूद जाते हैं और वाहन पर नियंत्रण कर लेते हैं। सैडी पूरी रफ्तार से बस चलाने लगती है ताकि सैनिकों से बच सके, लेकिन सेना उनका पीछा करती रहती है और लगातार फायरिंग करती है। कोल, जो अब भी सब कुछ देखकर हैरान है, सैडी की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि तुम एक आर्ट डीलर हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा। सैडी जवाब देती है भले ही हमारे बीच कुछ हुआ था, लेकिन इतना सीरियस होने और मुझे यहाँ तक फॉलो करने की क्या जरूरत थी? कोल कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही एक सैनिक अचानक पीछे के दरवाजे से चलती बस में कूद जाता है। कोल तुरंत प्रतिक्रिया करता है और उससे लड़ने लगता है। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद कोल किसी तरह उसे काबू कर लेता है और आखिरकार उसे बस से बाहर फेंक देता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और सैनिक बस पर चढ़ जाते हैं और सैडी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन वह बहादुरी से मुकाबला करती है। वह उन्हें बस से बाहर फेंक देती है और साथ ही सामने से आ रहे उनके कई वाहनों को भी नष्ट कर देती है। काफी तीव्र पीछा करने के बाद वे आखिरकार सभी सैनिकों से बच निकलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, बस अचानक खराब हो जाती है और अपने आप रुक जाती है। यह समझते हुए कि वे बस में आगे नहीं जा सकते, दोनों पैदल आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इसी बीच एक दूसरी जगह पर हमें लेविक नाम के एक ताकतवर माफिया बॉस से परिचित कराया जाता है। पता चलता है कि जो लोग सैडी और कोल का पीछा कर रहे थे वे सभी लेविक के भेजे हुए थे। उसका एक आदमी कोल की प्रोफाइल पेश करता है और कहता है हमने टैक्समैन की पहचान कर ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अनऑफिशियल तरीके से काम कर रहा है। उसका किसी भी इंटेलिजेंस डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं
है। ये सुनकर लेविक गुस्से से भर जाता है। बिना समय बर्बाद किए वह एक नया आदेश देता है, इस तथाकथित टैक्समैन की फोटो हमारे सभी लोगों तक भेज दो। जो भी उसे जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। इसके बाद कोल की तलाश शुरू हो जाती है और अब इलाके का हर खतरनाक इंसान उसके पीछे पड़ जाता है। इसी बीच कोल और सैडी सड़कों पर चलते रहते हैं। कोल, जो अब भी सदमे में है, कहता है वे लोग मुझे मारने वाले थे क्योंकि उन्हें लगा मैं टैक्समैन हूँ, लेकिन आखिर ये टैक्समैन है कौन। सैडी आह भरती है और आखिरकार सच बताती है, वे तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम टैक्समैन हो, लेकिन असल में असली टैक्समैन मैं हूँ। इसके बाद वे कोल को देश से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने का फैसला करते हैं। वे एक टैक्सी लेते हैं और मार्को नाम के आदमी से मिलने जाते हैं। सैडी की योजना सीधी थी, वह चाहती थी कि मार्को कोल को सुरक्षित अमेरिका भेजने में मदद करे। जैसे ही वे पहुंचते हैं, मार्को बाहर आता है और कोल के लिए हैरानी की बात होती है कि वह सैडी को किस करके स्वागत करता है। कोल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे एहसास होता है कि मार्को और सैडी पहले साथ काम कर चुके होंगे। जैसे ही मार्को और सैडी बात करना शुरू करते हैं, और भी बातें सामने आती हैं। सैडी बताती है कि वह यहाँ एत्सुको नाम के एक आदमी की जानकारी मिलने पर आई थी। वह एक बायो वेपन बना रहा था, एक घातक हथियार जो पूरे देशों को नष्ट कर सकता है। इस हथियार को चुराने वाले लेविक के आदमी थे। सैडी फिर मार्को की तरफ मुड़कर कहती है, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कोल को अमेरिका भेजना ही होगा। मार्को मदद के लिए मान जाता है। सैडी बिना कुछ ज्यादा कहे वहां से चलने लगती है। जैसे ही मार्को कोल को ले जाने वाला होता है, तभी कुछ भयानक होता है। एक गोली चलने की आवाज आती है और मार्को अचानक गिर जाता है। उसे गोली मार दी गई है। उसी समय एक आदमी परछाइयों से बाहर आता है और सैडी को पहले से ही बंदूक की नोक पर पकड़े होता है। वह दोनों को चुपचाप आगे बढ़ने का आदेश देता है। तभी एक और गोली की आवाज गूंजती है और एक दूसरा हमलावर आता है जो अपनी बंदूक कोल और सैडी पर तान देता है। कोई और रास्ता न देखकर वे उसकी बात मान लेते हैं। थोड़ी दूरी चलने के बाद उन्हें एक कार में बैठने पर मजबूर किया जाता है। कार के अंदर उन्हें गॉड नाम का एक और खतरनाक आदमी मिलता है। गॉड उन्हें देखकर मुस्कुराता है। तुम जानते हो, वह कहता है, लेविक ने तुम्हारे सिर पर $1 मिलियन का इनाम रखा है। अब इस इलाके का हर आदमी तुम्हारे पीछे होगा। थोड़ी दूरी चलाने के बाद गॉड अचानक कार रोकता है और दोनों को अपने वाहन में बैठने का आदेश देता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक और कार कहीं से आती है और तेज रफ्तार से टकरा जाती है, जिससे गॉड तुरंत मारा जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सैडी और कोल भाग निकलते हैं और वहां से बचने के लिए दूसरी कार ले लेते हैं। गाड़ी चलाते हुए कोल को अचानक कुछ याद आता है और वह सैडी को बताता है कि जब उन लोगों ने उसे पकड़ा था तो वे बार बार उससे किसी पासकोड के बारे में पूछ रहे थे। वह उससे पूछता है, इसका क्या मतलब है? यह सुनकर सैडी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? फिर कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि लेविक के लोगों को अभी तक बायो वेपन का पासकोड नहीं मिला है। उस कोड के बिना वे इस हथियार को कहीं बेच नहीं सकते। इससे उसे यह भी समझ आता है कि लेविक ने कोल के सिर पर $1 मिलियन का इनाम इसलिए रखा है क्योंकि उन्हें लगता है कि पासकोड सिर्फ वही जानता है। स्थिति को समझते हुए सैडी तुरंत एक योजना बनाती है। कोल को कुछ समझने का मौका दिए बिना वह अचानक उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब कोल होश में आता है तो वह खुद को लेविक के आदमियों के सामने पाता है और हैरान रह जाता है, यह देखकर कि सैडी उसे यहाँ सौदा करने के लिए लाई है। वैगनर नाम का एक आदमी, जो लेविक का सबसे भरोसेमंद आदमी है, उनके सामने खड़ा होता है। उसे देखते हुए सैडी आत्मविश्वास से कहती है, यह है टैक्समैन और अब मुझे मेरे $1 मिलियन चाहिए। यह सुनकर वैगनर और उसके आदमी दोनों को एक प्लेन में बैठा देते हैं और उन्हें एक दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। प्लेन के अंदर कोल देखता है कि वे लोग बायो वेपन वाला ब्रीफकेस बाहर निकालते हैं और तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वैगनर कोल का फोन ले लेता है और उसे चेक करता है। कोल और सैडी की एक साथ तस्वीर देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सैडी तुरंत आगे बढ़ती है और कहती है, कोल को मत मारो, मेरे पास पासकोड है। फिर वह दिखावा करती है जैसे वह अपनी जेब से कुछ निकाल रही हो और चुपके से वैगनर के हाथ में एक झटका देने वाली चिप रख देती है। जैसे ही वह बटन दबाती है, वैगनर दर्द से चिल्लाने लगता है और मौके का फायदा उठाकर वह तुरंत बाकी लोगों पर हमला कर देती है। यह देखकर कोल भी लड़ाई में कूद पड़ता है और हमलावरों को गिराने लगता है। लेकिन लड़ाई के बीच में ही एक आदमी अचानक सैडी को चाकू मार देता है। यह देखकर कोल गुस्से से भर जाता है और उस आदमी को इतना बुरी तरह पीटता है कि वह बेहोश हो जाता है। सैडी अपने घाव के साथ संघर्ष करते हुए कोल से कहती है, पैराशूट लो
और ब्रीफकेस के साथ प्लेन से कूद जाओ इससे पहले कि बाकी लोग होश में आ जाएं। बिना समय गंवाए कोल तुरंत एक पैराशूट उठाता है, सैडी को पकड़ता है और ब्रीफकेस के साथ प्लेन से कूद जाता है। बाद में उन्हें एक समुद्र किनारे पर पड़े हुए दिखाया जाता है। काफी समय बाद सैडी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं और समझती है कि कोल ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि ब्रीफकेस भी साथ लेकर आया है। जैसे ही रात होती है दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। कोल ने जड़ी बूटियों से सैडी के घाव का इलाज भी किया होता है जिससे वह प्रभावित होती है। उसका दयालु और ख्याल रखने वाला स्वभाव देखकर उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। दोनों लंबे समय तक बात करते हैं और साथ समय बिताते हुए फिर से करीब आ जाते हैं। आखिरकार वे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन वैगनर अपने लोगों के साथ उनकी लोकेशन पर पहुंचता है और तुरंत उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन तभी CIA एक नाव में वहां पहुंचती है और वैगनर के लोगों से लड़ने लगती है और लड़ाई के बीच वैगनर ब्रीफकेस लेकर भागने में सफल हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद CIA टीम बीच पर पहुंचती है और कोल और सैडी को अपने हेडक्वार्टर ले जाती है। वहां दोनों को लाई डिटेक्टर मशीन से बांध दिया जाता है और जैक्सन नाम का एक CIA अधिकारी उनसे पूछताछ शुरू करता है। लेकिन सही जवाब देने की बजाय कोल और सैडी पूरी पूछताछ के दौरान आपस में बहस करते रहते हैं। उनकी लगातार नोकझोंक से परेशान होकर जैक्सन उन्हें रोकता है और सैडी से बॉस से मिलने को कहता है। सैडी अपनी सीनियर क्लॉडिया से मिलने जाती है। क्लॉडिया उसे देखती है और कहती है, तुम बायो वेपन वापस लाने में असफल रही और इसके अलावा तुमने कई नियम तोड़े हैं। इस वजह से तुम्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। इसी बीच जैक्सन कोल को अलग ले जाकर चेतावनी देता है कि जितना हो सके सैडी से दूर रहो। वह उससे कहता है, सैडी हर बार झूठ बोलती है, वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसने पहले भी कई लोगों को मारा है और वह तुम्हारे साथ भी यही करेगी। बाद में दिखाया जाता है कि CIA अधिकारी लेविक को पासकोड का आधा हिस्सा बताने का फैसला करते हैं। क्योंकि लेविक को पता है कि पासकोड टैक्समैन के पास है, वे कोल को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके लेविक को पकड़ने की योजना बनाते हैं। लेकिन कोल मना कर देता है। वे उसे बताते हैं कि अब सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा परिवार भी खतरे में है, क्योंकि वे मानते हैं कि तुम ही टैक्समैन हो। यह सुनकर कोल मान जाता है, लेकिन सैडी समझाती है कि यह मिशन तुम्हें बहुत खतरे में डाल देगा। ये CIA वाले तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें छोड़ देंगे। कोल जवाब देता है, तुम्हारे CIA वालों ने भी यही कहा था कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। ये सुनकर सैडी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें डैनी नाम का एक आदमी दिखता है जिसने लेविक को बायो वेपन लाने का काम दिया था, लेकिन अब वह लेविक से नाराज है। वह कहता है, मुझे इस हथियार का पासकोड 48 घंटे के अंदर चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इस बार मैं तुम्हारे साथ टैक्समैन से मिलने चलूंगा। CIA कोल के लिए एक टेबल बुक करती है और कोल को टैक्समैन बताकर उसकी लोकेशन लेविक को भेजती है, ताकि जैसे ही लेविक टैक्समैन से मिले वह CIA के जाल में फंस जाए। कोल जाकर उस टेबल पर बैठ जाता है, जबकि CIA दूर से उस पर नजर रखती है। लेकिन लेविक बहुत चालाक होता है। वह डैनी को साथ लाता है और टेबल तक पहुंचने से पहले ही अपने आदमियों से सभी CIA लोगों को मरवा देता है। इसी बीच हमें सैडी की झलक भी दिखाई जाती है, जो कोल को लेकर चिंतित होती है। इसके बाद लेविक और डैनी ब्रीफकेस के साथ टेबल पर पहुंचते हैं और कोल से पासकोड पूछने लगते हैं। कोल नाटक करने लगता है और कहता है, तुमने मेरे लोगों को मारकर मेरी मदद की है। मैंने तुम्हें यह लोकेशन इसलिए भेजी क्योंकि विभाग के साथ काम करके मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब अगर तुम मुझे दोगुना पैसा दोगे तभी मैं यह ब्रीफकेस खोलूंगा। वह डर के कारण समय निकालने की कोशिश कर रहा होता है, उम्मीद करता है कि सैडी आएगी। डैनी गुस्सा हो जाता है और कहता है, किसी और को बेवकूफ बनाओ, जल्दी पासकोड दिखाओ। लेविक भी बंदूक तानकर उसे धमकाता है। तभी सैडी वहां आती है और उसे देखकर कोल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसी का इंतजार कर रहा था। सैडी आकर बैठती है और डैनी से कहती है, असली टैक्समैन मैं हूँ, और सीधे उससे कहती है, मुझे पासकोड पता है,
ये मेरा अकाउंट नंबर है। जैसे ही मुझे पासकोड मिलेगा, पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। फिर वह पासकोड डालकर ब्रीफकेस खोलती है, जिसमें एक छोटे बॉक्स में बायो वेपन होता है। जैसे ही ब्रीफकेस खुलता है, पैसा सैडी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन लेविक कहता है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक यह पूरा नहीं होता, तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक कुछ गैंगस्टर वहाँ आ जाते हैं और लेविक पर बंदूक तान देते हैं, क्योंकि सैडी ने पहले ही उस पर $1 मिलियन का इनाम रख दिया था। इससे डैनी के लोग भी गैंगस्टर्स पर बंदूक तान देते हैं। यह देखकर सभी आम लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सैडी मौका देखकर हथियार उठाती है और भागने लगती है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। डैनी के लोग कोल और सैडी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैडी बहादुरी से लड़ती है और उन्हें गोली मारती है, जबकि कोल अपने अंदाज में उन्हें खत्म करने लगता है। गैंगस्टर्स भी उनकी मदद करते हैं और डैनी के लोगों से लड़ते हैं। इमारत के अंदर एक मशीन होती है जो पूरे ढांचे को घुमाने के लिए बनी होती है, लेकिन कोल और वैगनर की लड़ाई के कारण मशीन चलने लगती है और पूरी बिल्डिंग घूमने लगती है। दोनों तेजी से घूमती बिल्डिंग में लड़ते रहते हैं। लंबी लड़ाई के बाद कोल वैगनर को मशीन के बीच में फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इससे मशीन और ज्यादा खराब हो जाती है और पूरी बिल्डिंग तेजी से घूमने लगती है। डैनी लेविक से कहता है कि सैडी से बायो वेपन लेकर आओ, लेकिन लेविक उसे ही गोली मार देता है। इसके बाद लेविक सैडी के पास जाता है और दोनों के बीच बायो वेपन के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई काफी देर तक चलती है और लेविक सैडी को मारने ही वाला होता है। तभी कोल दौड़ कर आता है और लेविक को धक्का दे देता है, लेकिन लेविक हथियार लेकर भागने की कोशिश करता है। सैडी बंदूक उठाकर छत पर गोली चलाती है, जिससे उसका एक हिस्सा गिर जाता है और लेविक उसके नीचे दब जाता है। उसी समय सैडी लेविक के हाथ से हथियार ले लेती है और कोल उसे संभाल कर बचा लेता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। आखिर में उन्हें घर पर दिखाया जाता है, जहां वे पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। कोल की बहन मैडी भी उन्हें साथ देखकर बहुत खुश होती है। वह सबको बताने लगती है कि साथ रहने के लिए उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया। कोल के माँ और पिताजी भी उन्हें साथ देखकर खुश होते हैं। कहानी हंसी और खुशी के साथ खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।